हेलो फ्रेंड्स, माई साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसेट फिजिक्स क्लास 12 की। और दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पूरा पढ़ चुके हैं। उसमें हमने 4 चैप्टर देखे हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत धारा। दोस्तों, जो 4 चैप्टर थे उनमें हमने पढ़ा कि जो आवेश क्या था मेरा, स्थिर था। यानी कि स्थिर वैद्युत की मैंने पढ़ी कि उसमें मैंने आवेश का अध्ययन किया स्थिर अवस्था में। अब दोस्तों, मैं पढ़ने जा रहा हूँ आज धारा विद्युत की। यानी कि इसमें आवेश क्या है दोस्तों, गतिमान है, आवेश चलित अवस्था में है। यानी कि धारा वैद्युत की। दोस्तों, इसमें हम आवेश के गतिमान अवस्था में अध्ययन करेंगे। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था यानी कि स्थिर विद्युत की, इसमें हमने देखा था कि जो आवेश था मेरा वो क्या था, स्थिर था। तो दोस्तों, जब आवेश क्या होगा, गतिमान होगा। गतिमान होगा तो क्या होगा, धारा का चालन होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। दोस्तों, इस चैप्टर का मेरा फर्स्ट ही पॉइंट है विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, विद्युत धारा क्या होती है कि दोस्तों, आवेश क्या है, गतिमान है। तो आवेश किस दर से गतिमान है कि किसी समय में कितना आवेश किसी चालक से गुजर रहा है, उसकी गणना करते हैं हम विद्युत धारा के आधार पे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आवेशों की प्रवाह की दर क्या कहलाती है दोस्तों, आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है दोस्तों, विद्युत धारा कहलाती है। यानी कि किसी चालक में से एकांक समय में कितना आवेश गुजरता है, वो मात्रा क्या कहलाती है, मेरी विद्युत धारा कहलाती है। यानी कि दोस्तों, इसको हम एक संबंध के रूप में बोल सकते हैं। यदि धारा को I से रिप्रेजेंट करूं, आवेश को Q से और समय को T से, तो I बराबर होता है Q अपॉन में T। यानी कि किसी चालक से T सेकंड में Q आवेश गुजर रहा है, तो विद्युत धारा Q क्या हो जाएगी, Q बराबर I अपॉन में T। दोस्तों, यहीं से मैं 1 एम्पियर की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो भी निकाल सकता हूँ। 1 एम्पियर यानी कि यदि Q इक्वल टू हो 1 कूलाम। दोस्तों, आवेश को कूलाम में मापते हैं तो 1 कूलाम, T इक्वल टू 1 सेकेंड। तो दोस्तों, किसी चालक से प्रति सेकंड, यानी कि किसी चालक से प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश गुजर रहा है, तो उसमें प्रवाहित धारा की मात्रा या फिर प्रवाहित धारा कितनी होगी दोस्तों, ये हो जाएगी 1 एम्पियर। यानी कि जो 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 कूलाम अपॉन में 1 सेकेंड के बराबर। यानी कि दोस्तों, इसका जो विद्युत धारा है इसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, और इसका अन्य मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड। दोस्तों, ये तो बात रही विद्युत धारा के मात्रक की। दोस्तों, अब इसकी विमा क्या होती है। दोस्तों, विद्युत धारा एक सदिश राशि है, और जो विद्युत धारा होती है इसमें क्या होती है, दिशा भी होती है कि हम किसी चालक में बता सकते हैं कि जो
आवेश का फ्लो किधर से किधर तक है। दोस्तों जब विद्युत धारा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है और इसमें दिशा होती है, यानी कि ये सदिश राशि, लेकिन ये सदिश राशि नहीं है कि विद्युत धारा में एक नोट के तरह से आप याद रख सकते हैं कि विद्युत धारा में दिशा होते हुए भी यह एक अदिश राशि है। दोस्तों अदिश राशि क्यों है? क्योंकि यह एक अदिश राशि है क्योंकि ये दोस्तों सदिशों का एक समांतर चतुर्भुज का नियम होता है, उसका ये पालन नहीं करती। क्यों? क्योंकि यह समांतर सदिशों के जो समांतर चतुर्भुज का नियम है उसका पालन नहीं करती, इसलिए ये क्या है दोस्तों, एक अदिश राशि है। दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि धारा में दिशा होते हुए भी अदिश राशि क्यों है? क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन नहीं करती है। दोस्तों किसके विमा लिख सकते हैं यहाँ से मैं, दोस्तों I बराबर Q अपॉन में T, तो I का मात्रक क्या है? एम्पियर, यानी कि इसकी विमा लिख सकता हूँ मैं M0 L0 और T0 A1। दोस्तों ये इसकी विमा हो जाती है। और दोस्तों जो विद्युत धारा है ये अलग अलग पदार्थों में अलग अलग रूप में प्रवाहित होती है। जैसे कि दोस्तों विद्युत धारा ठोस पदार्थों यानी कि धात्विक जो चालक हैं उसमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में धारा का संचरण होता है, यानी कि जो धारा का चालन कैसे कैसे होता है अलग अलग पदार्थों में वो देख लेता हूँ। दोस्तों जो ठोस पदार्थ हैं यानी कि कोई धात्विक चालक है यानी कोई धातु है, उसमें धारा का चालन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में। दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुका है कि कोई जो धातु परमाणु होता है उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका नाभिक से बंधन क्या हो जाता है, बहुत क्षीण हो जाता है, जिसके कारण वह लगभग स्वतंत्र अवस्था में रहता है और वह आसानी से धारा का चालन कर सकता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी कि ठोस पदार्थों में या धात्विक चालक में जो धारा का चालन कैसे होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में। इसके अलावा दोस्तों द्रव पदार्थों या फिर दोस्तों वैद्युत अपघटन में दोस्तों ये होता है आयनों के रूप में। यानी कि इसके जो धनायन और ऋणायन हैं उनके आधार पर द्रव पदार्थों में क्या होता है, चालन होता है। इसके अलावा दोस्तों गैसीय पदार्थों में जो धारा का चालन होता है वो गैसीय आयनों के द्वारा होता है। यानी कि दोस्तों जो विसर्जन नलिका होती है उसमें आपसे जैसे पूछा जाता है, यदि विसर्जन नलिका होती है उसमें धारा का चालन गैसीय आयनों के द्वारा होता है। इसके अलावा दोस्तों की धारा का चालन है जो निर्वात में भी होता है। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम कि जो धारा है ये निर्वात में भी संचरित होती है। दोस्तों कैसे, जो पिक्चर ट्यूब होती है, टीवी की पिक्चर ट्यूब होती है, उसमें जो निर्वात नलिका होती है उसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, यानी कि जो धारा है निर्वात में भी संचित हो सकती है। तो दोस्तों ये तो था कि धारा अलग अलग मीडियम में किस प्रकार ट्रेवल करती है। दोस्तों इसके बाद मैं नेक्स्ट देखता हूँ
कि अगर कोई चालक है, उस चालक पृष्ठ के एक क्षेत्रफल में मैं धारा की बात करूं तो वो क्या होगा, यानी कि दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है मेरा धारा घनत्व। धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी। दोस्तों करंट डेंसिटी क्या होता है कि किसी धात्विक चालक पृष्ठ क्षेत्रफल से, यानी कि ये कोई मेरा धात्विक चालक है और उसका पृष्ठ है S। दोस्तों यदि जो मेरी धारा है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, यानी कि जो मेरा धारा घनत्व है वो किस आधार पे होगा, यदि मेरे पास जो धारा है वो धनावेशों के कारण है, धनावेशों के कारण है, तो धारा घनत्व ये इसी धारा की दिशा में रहेगा, और यदि यह ऋणावेशों के कारण है तो धारा घनत्व विपरीत दिशा में रहेगा। यानी कि जो धारा घनत्व है वो यदि धारा का प्रवाह धनावेशों के कारण है तो ये इसी डायरेक्शन में रहेगा, और यदि धारा का प्रवाह ऋणावेशों के कारण है तो धारा घनत्व विपरीत दिशा में रहेगा। और दोस्तों इधर धारा प्रवाहित हो रही है और ये इसमें मेरा कोई जो चालक है उसका पृष्ठ ले लिया मैंने S, और ये विद्युत क्षेत्र के साथ एक थीटा एंगल बना रहा है, यानी कि ये मैं बोल सकता हूँ S, ये दोस्तों I, और ये एंगल बना रहा है ये थीटा। तो धारा घनत्व क्या होता है दोस्तों, ये होता है J बराबर, चलो इससे पहले मैं इसका सदिश रिलेशन देख लेता हूँ। I बराबर होता है J वेक्टर इंटू S वेक्टर, यानी कि दोस्तों J वेक्टर है मेरा धारा घनत्व, S है मेरा चालक के पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो दोस्तों यहाँ से I क्या है, अदिश राशि है इसलिए I लिखा है मैंने, I बराबर J इंटू S, और दोस्तों इनके बीच में बनने वाला कौन है मेरा थीटा, यानी कि कोस थीटा। तो दोस्तों I बराबर JS कोस थीटा आ गया मेरे पास, या फिर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ J बराबर I अपॉन में S कोस थीटा, यानी कि धारा घनत्व ये I और ये इनके बीच में जो एंगल है, यानी कि धारा के साथ जो पृष्ठ के द्वारा बनाया गया कोण है थीटा उस पर निर्भर कर रहा है। और दोस्तों यहाँ से मैं देख सकता हूँ यदि कोस थीटा का मान क्या हो, 0 हो, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, J बराबर 1 हो, तो J बराबर क्या आ गया, I अपॉन में S। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम धारा घनत्व की डेफिनेशन दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं कि किसी चालक पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से, कि किसी चालक पृष्ठ के दोस्तों J इक्वल टू है I अपन में S, यदि S को मैं 1 कर दूं तो I किसके बराबर हो जाएगा, J के, यानी कि किसी चालक पृष्ठ के
एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा, वो क्या कहलाता है? उसका धारा घनत्व कहलाता है। यानी किसी चालक पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा क्या कहलाती है? उसका धारा घनत्व कहलाती है। दोस्तों यहाँ से हम इसके मात्रक और विमाएं देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ से इसका मैं मात्रक देख सकता हूँ। मात्रक क्या होगा दोस्तों? J बराबर धारा घनत्व को हम J से व्यक्त कर रहे हैं, J इक्वल टू आई अपॉन में S। दोस्तों करंट एम्पियर में और क्षेत्रफल यानी कि मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। दोस्तों ये धारा घनत्व का मात्रक हो गया। ऐसे ही हम विमा लिख सकते हैं m0 और ये m स्क्वायर है तो ये ऊपर जाएगा तो l-2 हो जाएगा। दोस्तों विमा में यदि आपको कोई परेशानी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाइए 11th क्लास की, तो उसमें विमाएं लिखने का तरीका है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से t0 हो जाएगा, एम्पियर है तो ये आ जाएगा। दोस्तों ये इसकी विमा हो गई। अब जो धारा घनत्व है ये कैसी राशि है? धारा घनत्व एक सदिश राशि है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। धारा घनत्व सदिश राशि है। इसके अलावा दोस्तों कि यदि असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का कोई चालक है, उसके अलग अलग भाग में धारा घनत्व का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। यानी कि असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के मैं चालक तार ले लूं, यानी कि अलग अलग मेरे पास अगर दो तार हों, उनके जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हैं यानी कि ये एरिया ये क्या हो? डिफरेंट हो, तो चालक के जो अलग अलग भाग में जो धारा घनत्व का मान भी क्या होगा? अलग अलग ही होगा। यानी कि असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के चालक में जो अलग अलग भाग हैं उसमें धारा घनत्व भी क्या होगा? अलग अलग होगा। जे अलग अलग होगा। दोस्तों ये था धारा घनत्व। धारा घनत्व से रिलेटेड आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है बोर्ड एग्जाम में, या फिर इसकी विमा पूछी जा सकती है। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं धारा घनत्व की ओम का नियम। दोस्तों ओम के नियम से रिलेटेड इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम की सीमाएं क्या होती हैं। तो देखते हैं। तो जो ओम का नियम है ये एक यूनिवर्सल नियम है कि ओम का नियम है जो सभी धात्विक चालकों के लिए लागू होता है। दोस्तों ओम के नियम का स्टेटमेंट क्या है? ओम्स लॉ। दोस्तों ओम का नियम क्या कहता है? किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं यानी कि उसकी लंबाई, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, उसका ताप, उसका दाब, ये क्या रहें? स्थिर रहें। तो जो चालक में प्रवाहित धारा है वो विभवांतर के समानुपाती होती है, यानी कि V समानुपाती होता है I के। यानी कि दोस्तों चालक की भौतिक अवस्थाएं यानी कि उसका ताप है, दाब है, लंबाई है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है आदि स्थिर रहें तो V समानुपाती होता है E के, यानी कि विभवांतर I के समानुपाती होता है। दोस्तों यदि से मैं समानुपाती का स्थिरांक घटाऊं तो यहाँ से क्या आएगा? V इक्वल टू RI।
दोस्तों V इक्वल टू आर आई एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो आपको आगे बहुत काम आएगा, V इक्वल टू आर आई। तो दोस्तों यहाँ से यदि मैं, दोस्तों R क्या है, R एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। दोस्तों यहाँ से मैं R का मान निकाल सकता हूँ, R इक्वल टू V अपॉन में I। तो दोस्तों ओम का नियम क्या कह रहा है कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर हों तो उस तार में जो प्रवाहित धारा है वो विभवांतर दर के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी कि V समानुपाती होता है I के। दोस्तों ओम का नियम एक सार्वत्रिक नियम है, ये सभी धात्विक चालकों के लिए सत्य है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन हो गई, यानी कि ओम के नियम की सीमाएं भी हैं, वो हम इसके बाद देखेंगे। दोस्तों कि जो ये चालक तार का प्रतिरोध है ये किस किस पे निर्भर करता है। दोस्तों जो चालक तार का जो प्रतिरोध है ये पदार्थ की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात कि जो प्रतिरोध है ये पदार्थ की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करता है। यानी कि दोस्तों यदि किसी चालक का हम ताप बढ़ा दें तो प्रतिरोध में क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी कि ताप बढ़ाने से प्रतिरोध क्या हो सकता है दोस्तों, यानी किसी चालक तार का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। दोस्तों आपको पता है कि कोई भी चालक तार है उसमें ओम का नियम लागू होता है, यानी कि इसमें हम विभवांतर और I के बीच में ग्राफ खींचें तो दोस्तों ये कैसा ग्राफ आता है, ये दोस्तों मेरे पास ग्राफ आता है इसका कि यानी मैं विभवांतर और धारा I के मध्य ग्राफ खींचूं तो ये है मेरा I और ये है V। विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ खींच लेते हैं तो ये ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। दोस्तों ये है थीटा, ये स्लोप ऑफ लाइन है थीटा। तो दोस्तों यहाँ से मैं निकालूंगा इस रेखा की ढाल, यानी कि जो V और I के बीच में ग्राफ है सीधी रेखा में प्राप्त होता है। तो दोस्तों जो V और I के बीच में ग्राफ है इससे हम ओम के नियम का सत्यापन कर सकते हैं। ओम के नियम का सत्यापन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से मैं स्लोप निकाल सकता हूँ, इसकी स्लोप क्या होगी, मैं यदि मान लूँ ये एकांक क्षेत्र इस पे ले लूँ, दोस्तों ये मैं मान लूँ डेल्टा V और ये डेल्टा I। दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिए यदि आप ग्राफ खींचते हैं दोस्तों V समानुपाती होता है I के, ना कि I समानुपाती होता है V के। यदि I समानुपाती V होगा तो हमारे पास V इक्वल टू आर आई वाला रिलेशन नहीं मिलेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए V समानुपाती I, ना कि I समानुपाती V। दोस्तों V समानुपाती I है तो V को रखूँगा मैं x अक्ष पे और I को x अक्ष पे, वरना यदि I को x अक्ष पे रखूँगा तो मेरे पास ग्राफ में जो ढाल आएगी वो प्रतिरोध को व्यक्त नहीं करेगी। यानी कि V समानुपाती I है और V मेरा होगा x अक्ष पे। तो दोस्तों ये मैंने मान लिया डेल्टा V और ये मेरा डेल्टा I। तो यहाँ से दोस्तों मैं इस रेखा की ढाल निकाल लेता हूँ, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन दोस्तों ये होता है tan थीटा। तो दोस्तों tan थीटा का मान क्या आएगा, यहाँ से
टेन थीटा आ जाएगा यहाँ से डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा वी। हम जानते हैं दोस्तों ओम के नियम से कि v इक्वल टू क्या होता था आर आई के, यानी कि r होता था दोस्तों v अपॉन में i के। तो दोस्तों यहाँ रिलेशन है i अपॉन में v को, यानी इसको हम बोल सकते हैं 1 अपॉन r के। तो दोस्तों टेन थीटा बराबर आया डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा वी अपॉन में 1 अपॉन r, यानी इस ग्राफ के ढाल का जो व्युत्क्रम है उसका उल्टा। वो क्या होता है दोस्तों, ग्राफ के ढाल का व्युत्क्रम इसका क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब दोस्तों ये जो प्रतिरोध है इसको डेफिनेशन के रूप में हम कैसे व्यक्त करें, ये किस पे निर्भर करता है, इसका कोई सूत्र होता है क्या, वो सब देखते हैं। दोस्तों इस ग्राफ की हेल्प से आप विभवांतर और आई के मान यदि आपको पता हो तो आप रेजिस्टेंस की गणना कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों नेक्स्ट मेरा टॉपिक है इसी में रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। रेजिस्टेंस। दोस्तों कोई भी जो चालक पदार्थ है जिसमें धारा बह रही है तो उस धारा में कुछ ना कुछ अवरोध होता है, यानी जो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं जिनके कारण धारा प्रवाहित हो रही है उसमें कुछ ना कुछ अवरोध होता है। दोस्तों जो ये अवरोध होता है या बाधा होती है इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि दोस्तों धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध दोस्तों क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। डेफिनेशन तो ऐसे दे सकते हैं कि धारा के मार्ग में जो बाधा है, अवरोध है, उसे हम कहते हैं प्रतिरोध। दोस्तों प्रतिरोध को हम R से व्यक्त करते हैं। और दोस्तों जो प्रतिरोध है इसका मात्रक क्या होगा, हम दे सकते हैं ओम के नियम से हमने क्या देखा था, V इक्वल टू होता था आर आई, तो R इक्वल टू होता था आई V अपॉन में I, यानी कि दोस्तों यहाँ से V वोल्ट में और धारा एम्पियर में, यानी दोस्तों इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर, या फिर दोस्तों प्रतिरोध को हम मापते हैं ओम में। ये इसका बहुप्रचलित मात्रक है ओम, यानी कि ऐसा ही मात्रक है ओम, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ इस सिंबल से ओम। और दोस्तों यहाँ से हम इसकी विमा भी निकाल सकते हैं। यानी दोस्तों वोल्ट की विमा M1L2 T-2, तो यहाँ से हम इसकी विमा निकाल सकते हैं, वोल्ट की विमा और आई की विमा A। तो ये आती है वोल्ट की M1L2 T-3 A-1 और अपॉन में आई की एम्पियर, ये ऊपर जाएगा A-2 हो जाएगा। अब दोस्तों जो रेजिस्टेंस है उसके लिए मेरे पास रिलेशन क्या आता है, यदि मैं एकांक लंबाई और यानी मैं कोई तार लूँ जिसकी लंबाई L हो और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A हो, तब प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि जो तार की लंबाई, यदि तार की लंबाई हो L और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो दोस्तों
कैपिटल ए। तो रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों? रेजिस्टेंस होता है, ये होता है लेंथ के समानुपाती, और जो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि दोस्तों मैं कमांड कह सकता हूँ आर समानुपाती होता है एल के और आर व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a के। यानी कि आर समानुपाती होता है L/a के। दोस्तों समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा? एक स्थिरांक आएगा रो। समानुपाती का स्थिरांक हटाया तो मेरे पास आया स्थिरांक रो L/a। दोस्तों रो क्या है? रो एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे चालक तार का, यानी किसी चालक का हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। रो क्या है? एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे हम क्या कहते हैं? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बोल दें कि रो क्या होता है? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कहते हैं। दोस्तों प्रतिरोधकता की तो हम इसके बाद में बात करेंगे, प्रतिरोधकता क्या होती है। सबसे पहले कि जो प्रतिरोध का मान है वो किस किस पे निर्भर करता है? दोस्तों प्रतिरोध का मान पदार्थ की प्रकृति, ज्यामिति एवं ताप पर निर्भर करता है। कि जो प्रतिरोध का मान है, प्रतिरोध है वो पदार्थ की प्रकृति, ज्यामिति एवं ताप पर निर्भर करता है। दोस्तों ज्यामिति पर कैसे निर्भर करता है? देखिएगा कि यहां से रिलेशन देखिए, आर समानुपाती है एल के। कि दोस्तों जैसे कोई वायर है और जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी तो दोस्तों धारा के मार्ग में जो अवरोध होगा उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि इसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि यदि मेरे पास दो वायर हों तो जिस वायर की लेंथ ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? ज़्यादा होगा। ऐसे ही दोस्तों प्रतिरोध समानुपाती 1/a, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दोस्तों यदि मेरे पास दो चालक तार हों, मान लो एक काला चालक तार है, एक लाल चालक तार है, यदि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज़्यादा है और इसका कम है तो दोस्तों आर व्युत्क्रमानुपाती होता है a के। यानी कि जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम उसका प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा होगा, और जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज़्यादा उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। तो दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर दो अलग अलग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के चालक तार हैं तो किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं। दोस्तों इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि आर समानुपाती होता है एल के। कि दोस्तों कोई गांव में जैसे सड़क होती हैं तो वो सड़क सिंगल सड़क होती है। अब सिंगल सड़क होती है तो वो सिंगल सड़क होती है तो उस पर जो गाड़ियां हैं उनके लिए अवरोध क्या होगा? अवरोध अधिक होगा। यानी कि इधर से गाड़ी आ रही, इधर से गाड़ी आ रही है तो उनको निकलने के लिए इतनी जगह नहीं बचती। यानी कि अवरोध क्या होगा? अगर सड़क की लंबाई क्या है? लंबाई तो ज़्यादा हो लेकिन उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो? कम हो, यानी कि एरिया सकड़ा हो तो अवरोध क्या होता है? ज़्यादा होता है। यानी कि एक तरह से आप इस तरह से भी लगा सकते हैं कि जो छोटी सड़क होती है वहाँ ब्रेकर्स ज़्यादा होते हैं, जो लेंथ बढ़ती जाती है तब भी ब्रेकर ज़्यादा होते हैं। और जो मेरा हाईवे होता है, यानी कि यदि ए का मान ज़्यादा है, देखो यहाँ से आर क्या है?
व्युत्क्रमानुपाती 1 है, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान क्या हो, ज्यादा। दोस्तों अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान ज्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। यानी कि दोस्तों यदि जो ये एग्जाम्पल लूँ मैं, अगर जो हाईवे होता है, ये जो यदि एक बार मैं मान लूँ कि जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसको मैं हाईवे की चौड़ाई से व्यक्त कर रहा हूँ, तो वहाँ सड़क की चौड़ाई क्या होती है, अधिक होती है। तो अधिक होती है तो गाड़ियों के आने जाने में अवरोध होगा क्या, नहीं होगा, बहुत कम अवरोध होता है। यानी कि जो चालक तार की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज़्यादा होगी तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ऐसे दोस्तों लंबाई अगर ज़्यादा है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देख, अब दोस्तों यदि मैं एक ही पदार्थ के अलग अलग तार ले लूँ तो उनका जो प्रतिरोध क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। यानी कि अगर मैं एक कॉपर का वायर ले लूँ, एक मैं लोहे का तार ले लूँ, तो इनका प्रतिरोध क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अगर दोनों की मान लो लंबाई समान हो और इनका अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अलग अलग हो तो प्रतिरोध क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों प्रतिरोधकता। तो दोस्तों प्रतिरोधकता क्या है, ये एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है, यानी कि इसमें हम स्पेशल केस लगा देते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, यानी कि दोस्तों रेजिस्टिविटी। अब दोस्तों अभी हमने रिलेशन देखा कि R इक्वल टू होता था रो L अपॉन में A। दोस्तों अभी मैंने देखा कि जो प्रतिरोध होता था वो लंबाई पे क्या कर रहा था, निर्भर कर रहा था। तो आप ध्यान रखिए, यदि आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई चालक तार दे रखा है और उसकी लंबाई में हम परिवर्तन कर रहे हैं तो उसके प्रतिरोध में परिवर्तन होगा, लेकिन अगर चालक तार की लंबाई में परिवर्तन कर रहे हैं तो प्रतिरोधकता में परिवर्तन हो गया क्या, तो प्रतिरोधकता में परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि दोस्तों प्रतिरोध, इसका जो प्रतिरोध है वो लंबाई पर निर्भर करता है, लेकिन जो प्रतिरोधकता है वो लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि इसके मान में कोई चेंज नहीं आएगा। तो दोस्तों प्रतिरोधकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, यानी कि मेरे पास एकांक लंबाई, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का कोई जो चालक तार है तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। यानी कि L इक्वल टू 1 कर दो, A इक्वल टू 1 कर दो तो R इक्वल टू क्या होगा, रो। यानी एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध उसका क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। यानी कि L इक्वल टू मैं 1 मीटर कर दूं और A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो के। अब जब दोस्तों प्रतिरोधकता का मान है, ये भी पदार्थ की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करता है, लेकिन ये लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। अब दोस्तों यदि अलग अलग पदार्थों के मैं चालक तार लूँ तो उनकी प्रतिरोधकता क्या होगी, अलग अलग होगी, लेकिन उनका प्रतिरोध क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। यानी कि अलग अलग लंबाई के या फिर दोस्तों अलग अलग पदार्थों की मैं चालक तार ले रहा हूँ
तो इनकी प्रतिरोधकता क्या होगी, अलग अलग होगी, लेकिन इनका प्रतिरोध क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। यानी कि ये मैं अलग अलग पदार्थ के 3 तार ले रहा हूँ तो इनकी प्रतिरोधकता क्या होगी, अलग अलग होगी, लेकिन इनका प्रतिरोध सेम हो सकता है। कैसे सेम हो सकता है दोस्तों, प्रतिरोध इनकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यदि इनकी लंबाई समान हो तीनों की और इनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान हो तो प्रतिरोध क्या होगा, समान होगा। और दोस्तों जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाती है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम कहलाती है चालकता। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है। दोस्तों चालकता को हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। चालकता होती है सिग्मा, यानी कि ये प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या होती है, चालकता होती है। यानी कि दोस्तों जो चालकता है वो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मात्रक हो जाएगा दोस्तों प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ओम में मापी जाती है तो इसका मात्रक तो क्या हो जाएगा, एक तो मात्रक हो जाएगा इसका ओम का उल्टा कर लूँ मैं, यानी कि महो, ये होता है ओम इंटू मीटर। तो ये चालकता किस में हो जाएगी, 1 ओम इंटू मीटर, यानी कि ओम मीटर इनवर्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं महो मीटर इनवर्स। अब दोस्तों इसका हम विमा भी निकाल सकते हैं, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, m-1 l-3 t3 और a2। यानी कि दोस्तों रो की विमा थी मेरे पास m1 l3 t-3 और a-2। अब इसको करेंगे 1 रो, तो ये क्या हो जाएगी m-1 l-3 t3 और a2। दोस्तों ये हो जाएगी चालकता की विमा। तो दोस्तों आज हमने देखा प्रतिरोध प्रतिरोधकता के बारे में, ओम के नियम के बारे में। तो दोस्तों आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।